20 जुलाई 1969 एक ऐसी डेट जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन थे। चांद पर लूनर मॉड्यूल के लैंड करने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस लूनर मॉड्यूल का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन स्पेस में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से उन्हें उस दरवाजे को खोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद वो इस दरवाजे को खोल लेते हैं और अपने बल्कि स्पेस सूट के साथ वो बाहर निकलते हैं। और इसी सब में लूनर मॉड्यूल का एक स्विच टूट जाता है और ये स्विच बहुत ही इम्पोर्टेंट स्विच था। ये एक असेंट इंजन आर्मिंग स्विच था और इस स्विच के बगैर अर्थ पर वापस आना एस्ट्रोनॉट्स के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मून से टेक ऑफ करने के लिए उन्हें इस ही स्विच का इस्तेमाल करना था। लेकिन विदाउट नोइंग दिस फैक्ट वो बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. It's one small step for man, one giant leap for mankind. लेकिन इस अपोलो 11 मिशन के पीछे की असली वजह एक वॉर थी, एंड टू बी स्पेसिफिक कोल्ड वॉर, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान। दोनों कंट्रीज के दरमियान एक स्पेस रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत यूनियन स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने वाला पहला मुल्क बन जाता है और इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक, और ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिका वो सरप्राइज्ड कि सोवियत यूनियन उनसे आगे कैसे निकल गया, बट इन रिस्पॉन्स अमेरिका भी 1958 में अपनी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सप्लोरर को लॉन्च करता है। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद अमेरिका वॉज अगेन शॉक्ड बाय सोवियत यूनियन। इन 1961 सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं, और इसी के एक हफ्ते बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपने वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 में। और उस लेटर में वो लिंडन जॉनसन से ये पूछते हैं कि हम किस तरह सोवियत यूनियन से आगे निकल सकते हैं, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ दें। उस लेटर में वो क्या कहते हैं, आइए एक दफ़ा ज़रा उसको देखते हैं दोस्त। डू वी हैव अ चांस ऑफ बीटिंग द सोवियट्स बाय पुटिंग अ लेबोरेटरी इन स्पेस और बाय अ ट्रिप अराउंड द मून और बाय अ रॉकेट टू लैंड ऑन द मून? हाउ मच एडिशनल वुड इट कॉस्ट? Are we working 24 hours a day on existing programs? If not, why not? इस लेटर से ये साफ जाहिर होता है दोस्तों कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी बहुत डेस्परेट थे सोवियत यूनियन को इस स्पेस रेस में हराने के लिए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि द नेक्स्ट बिग स्टेप विल बी टू लैंड अ मैन ऑन मून। 26 मई 1961 को जॉन एफ कैनेडी अपनी फेमस स्पीच करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम इस डेकेड के ख़त्म होने से पहले इंसान को चांद पर पहुंचाएंगे और उसको सेफली अर्थ पर लैंड भी करवाएंगे। जब लोगों ने इस स्पीच को सुना तो उनके लिए इस बात को बिलीव करना मुश्किल था। ईयर 1961, इमेजिन करिए दोस्तों, जब ना ही इंटरनेट था ना ही मोबाइल फ़ोन। जॉन एफ कैनेडी की इस स्पीच के कुछ ही हफ्तों बाद उन रॉकेट्स की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती, जिसका इस्तेमाल कर एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलना था। फिर हीट शील्ड की टेस्टिंग करी जाती है, उसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स की जाती हैं। लेकिन इन टेस्टिंग्स में जो रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कोई इंसान नहीं होता, जिसे अनमैन्ड टेस्ट भी कहा जाता है। और ये इसीलिए दोस्तों क्योंकि वो इंसान को बिठाने से पहले उन रॉकेट्स को टेस्ट करते हैं ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। ये सभी अनमैन्ड टेस्टिंग्स 1963 से 1967 के दरमियान करी जाती हैं। लेकिन इसके बाद वो अपना फर्स्ट मैन टेस्ट फरवरी 1967 को प्लान करते हैं। लेकिन उससे पहले ही अर्थ पर चल रहे एक टेस्ट में
20 जनवरी 1967 को उनके कैबिन में फायर कैच हो जाती है और वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे वो सैडली पास आउट कर जाते हैं। लेकिन इस पेनफुल इंसिडेंट के बाद भी नासा गिव अप नहीं करता, बल्कि अपने नेक्स्ट मिशंस अपोलो 4, अपोलो 5 एंड अपोलो 6 को कंडक्ट करता है। लेकिन ये सारे मिशंस अनमैन्ड मिशन होते हैं। फिर अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 मिशन में मैन्ड टेस्ट करता है, लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसी तरह अपोलो 8 और अपोलो 9 के मिशन में लूनर मॉड्यूल को लॉन्च किया जाता है। अपोलो 8 का जो मिशन था दोस्तों, वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि वो क्रिसमस सीजन में अपनी फैमिली से दूर इस मिशन को कर रहे थे। At the end of December, during Christmas, okay? Christmas holiday, everybody's home, they're in space. और उनका एक ये फेमस क्लिप आप देख सकते हैं जिसमें वो बाइबल के जेनेसिस चैप्टर के इस खूबसूरत वर्स को पढ़ते हैं। In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. एंड अपोलो 10 का जो मिशन था उसमें एस्ट्रोनॉट्स वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें मून लैंडिंग के लिए करना था, एक्सेप्ट लैंडिंग। इन सब मिशंस को नासा बहुत ही तेज़ी से कंडक्ट करता है। एंड फाइनली 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को लॉन्च कर दिया जाता है। 2, 1, 0. All engine running. लैंडिंग के बाद एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग अर्थ पर एक मैसेज भेजते हैं कि द ईगल हैज लैंडेड। इस सब को लाइव टेलीविजन पर 650 मिलियन व्यूवर्स देख रहे थे और वो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने इन फेमस वर्ड्स को कहते हुए सुनते हैं। One small step for man, one giant leap for mankind. ये बात भी काफ़ी हद तक ट्रू है दोस्तों कि अपोलो 11 मिशन के पीछे की असली वजह कोल्ड वॉर थी। लेकिन क्योंकि मून लैंडिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी, इसीलिए इसके कुछ साइंटिफिक पर्पस भी थे। चांद से 23 kg सैंपल्स ऑफ सैंड एंड रॉक को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद चांद पर अमेरिकन फ्लैग लगाया जाता है और एक प्लेट रखी जाती है जिस पर लिखा हुआ था, हेयर मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून, जुलाई 1969 AD, वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। इस सब के बाद एस्ट्रोनॉट्स सक्सेसफुल अर्थ पर वापस लैंड कर जाते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जाता है। लेकिन आज 2024 में मून लैंडिंग के 55 साल बाद क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे फेक मानते हैं? तो सैडली दोस्तों इसका आंसर है हाँ। आज भी कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो मून लैंडिंग को फेक मानते हैं। 6 to 10% लोग अक्रॉस 6 डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें रशिया, फ्रांस, US, UK, इटली एंड जर्मनी बिलीव करते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। इसके बारे में कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। पहली थ्योरी जो कि ये कहती है कि चांद पर फ्लैग लगाते वक्त वो हिल क्यों रहा था। हम तो ये जानते हैं स्पेस में एयर नहीं होती, तो फिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि वो फ्लैग एक स्पेशली डिज़ाइंड फ्लैग था और एक ऑर्डिनरी फ्लैग में सिर्फ एक वर्टिकल रॉड होता है, लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशली डिज़ाइंड फ्लैग था इसीलिए इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी लगाया गया, क्योंकि नासा में काम करने वाले लोग ये जानते थे कि फ्लैग को ऐसा दिखाने के लिए उसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और क्योंकि वो रॉड एल्यूमिनियम का था इसलिए वो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है एंड जब तक एस्ट्रोनॉट्स उसे एक जगह प्लेस करते हैं तब तक वो हिलता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वो स्टिल हो जाता है। एंड इस जैसी और भी बहुत सारी थ्योरीज कि उनकी फ़ोटो में स्टार्स क्यों नहीं नज़र आ रहे जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड कर चुके थे। मून का तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं, फिर हमें तो स्टार्स क्लियरली नज़र आने चाहिए। एंड इस सारी और भी बहुत थ्योरीज को इंटरनेट पर कई बारी डिबंक किया जा चुका है, जैसा कि इनवीडिया के फाउंडर जेंसन हुएंग ने अपनी एक वीडियो में इसे बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो उसको यूट्यूब पर एक बार ज़रूर देख सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो देखें।
सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपको। caused many people to be quite excited about whether the origin of this photograph was truly from the moon. There was good reason for them to question these photographs. लेकिन नासा की सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद नॉट एवरीवन वाज हैप्पी दोस्तों। उन्हें कुछ एक्चुअल क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग उनको इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं कि जितने पैसे नासा ने मून लैंडिंग पर खर्च किए हैं उतने पैसों में मुल्क में चल रही कई सारी मुश्किलात को हल किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में कई सारे और इश्यूज भी चल रहे थे दोस्तों। उसमें से एक एम्प्लॉयमेंट इशू भी था। तो ये क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह सही है। अपोलो 11 मिशन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $355 मिलियन थी, जो कि आज की डेट में कन्वर्ट करें तो $3 बिलियन बनते हैं। अपोलो 11 मिशन के बाद अपोलो 17 आखिरी मून लैंडिंग मिशन था, और अपोलो 17 के बाद आज ऑलमोस्ट 52 ईयर्स हो चुके हैं। दोबारा मून लैंडिंग कभी नहीं की गई। लेकिन खुशखबरी की बात यह है दोस्तों कि नासा सितंबर 2026 को आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करने वाला है, और फरवरी 2024 यानी इसी साल फरवरी में उन्होंने फुल क्वालिफिकेशन टेस्टिंग्स ऑफ डॉकिंग सिस्टम ऑन स्टारशिप HLS कर ली हैं, और मून लैंडिंग के 52 ईयर्स बाद ये पहली क्रूड मून लैंडिंग होगी। मैं तो पर्सनली इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में दोस्तों, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे क्यूरियस, और मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ।